हेलो एवरीवन। एग्ज़ाम गुरु इंडिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स में काइनेमेटिक्स 1D स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि फिजिक्स का इनिशियल और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो अगर हम बात करें काइनेमेटिक्स की, तो आपको पता है कि जो फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स होती है, जिसमें हम पार्टिकल के मोशन और फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं, उसमें इनिशियल चैप्टर है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम केवल मोशन ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं, कॉज ऑफ मोशन की बात नहीं करते हैं। तो जो काइनेमेटिक्स है, स्टार्ट कहाँ से होता है? बाय द डिफिनेशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन। यानी किसी चीज को हम कब बोलेंगे कि वो रेस्ट में है और कब बोलेंगे कि वो मोशन में है। तो आप सभी लोग जानते होंगे पोजीशन। पोजीशन क्या होती है? पोजीशन जो है किसी भी पार्टिकल का लोकेशन होता है, जो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाते हैं। जैसे कि आप सभी के घर का एक एड्रेस होता है, उसी तरह पार्टिकल को कोऑर्डिनेट सिस्टम पे दिखाया जाता है, जो कि उसकी लोकेशन होती है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पे एक पार्टिकल है पॉइंट ए पे, जिसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि 2,3 हो गया। अब जो ये पार्टिकल का लोकेशन है, यही क्या है? इसकी पोजीशन है। अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए कि ये जब ए पे था तो टी इक्वस टू 0 टाइम हो रहा था, और कुछ देर बाद यहाँ पे पहुँच गया बी पे, जिसके कोऑर्डिनेट हैं आपके 4,2। यहाँ पे जो है आपका टाइम हो रहा है 2 सेकेंड। तो पार्टिकल ने टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन जो है चेंज की, तब हम कहेंगे कि पार्टिकल मोशन में है। और अगर मान लीजिए ये पार्टिकल t इक्वस टू 0 पे भी यही रहता और t इक्वस टू 2 सेकेंड पे भी यही रहता, तो हम कहते हैं कि पार्टिकल जो है रेस्ट पे है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो अब अगर हम मोशन की बात करें, तो मोशन जो है आपकी दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन, और सेकंड होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन की, तो इसको हम बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ये टोटल जो है डिस्टेंस को आपने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 5 मीटर। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी 5 मीटर है और ये डिस्टेंस भी 5 मीटर है। मान लीजिए यहाँ ए पॉइंट से कोई पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है और बी पॉइंट तक जा रहा है। अब यहाँ से यहाँ जाने में उसको जो है टाइम लगता है, मान लीजिए 2 सेकंड। सिमिलरली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में भी उसको कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड। और इस पॉइंट से बी तक जाने में भी उसको कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड। यानी कि सेम डिस्टेंस को कवर करने में पार्टिकल सेम टाइम ले रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अगर मान लीजिए सेम एग्जांपल है, 5 मीटर ये डिस्टेंस है, 5 मीटर यहाँ की डिस्टेंस है और 5 मीटर ये डिस्टेंस है, पर इस बार जो पार्टिकल है यहाँ पे 2 सेकंड लिया, इस डिस्टेंस को कवर करने में 3 सेकंड लिया, इस डिस्टेंस को कवर करने में 1 ही सेकंड लिया। डिस्टेंस सेम है, पर पार्टिकल जो है अलग अलग टाइम इंटरवल में उसको क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ इस प्रकार के मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। अब जो है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब जो है हम लोग पोजीशन वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पोजीशन को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हमको समझना होगा पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो पोजीशन वेक्टर बहुत सिंपल सा है। प्रीवियस एग्जांपल हम लोग उठाते हैं अपना। यहाँ कोई पॉइंट है, जो है मान लीजिए ये पॉइंट आपका
कुछ भी हो सकता है, 3,4 हो सकता है। जब इस पॉइंट को अगर मान लीजिए हम कनेक्ट करते हैं आपके, एक मिनट, इस पॉइंट को मान लीजिए कनेक्ट किया जाता है ओरिजिन से। जब इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है वेक्टर हमको मिलेगा। इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। अब इस पॉइंट को हमने ए नाम दिया है तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। वेक्टर आप लोग पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पे इसको जो है इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। कोऑर्डिनेट आप लोग समझ जानते ही हैं, ये 3 है, ये 4 है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या लिया जाता है, आई कैप, और वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर लिया जाता है जे कैप। तो जो ए वेक्टर है आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ओरिजिन को ओ माना जाए तो हम इसको ओ ए वेक्टर लिख सकते हैं। इसको कैसे डिनोट करेंगे, 3 एक्स एक्सिस पे चला है तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये हो जाता है आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में आप डायरेक्शन देख ही सकते हैं, ओरिजिन से इस डायरेक्शन में गया है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर का मॉड, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर का मॉड। ये आपका कैसे निकलता है, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे जो आई कैप के आगे नंबर लिखा होता है यानी 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे जो जे कैप के आगे लिखा है 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 यानी रूट ऑफ 25 यानी कि 5 यूनिट। ये जो है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि किसी भी वेक्टर में आप लोग को पता ही है दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है, उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड। अब जो है हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। पोजीशन वेक्टर हम लोग समझ सके हैं, किसी भी लोकेशन पे जो ओरिजिन से वेक्टर खींचा जाता है उसे हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट, जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम लोग लिखते हैं चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन सिंपल सा समझिए आप लोग, चेंज इन पोजीशन। चेंज का मतलब क्या हुआ, चेंज का मतलब आपका होता है डेल्टा, यानी कि डेल्टा का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। और इसी समय डिस्टेंस को भी समझ लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। सिंपल सी डिफिनेशन आप लेके चलिए, बहुत ज्यादा डिफिनेशन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, आपको ए से बी तक जाना है। अब आपके पास कई सारे रास्ते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं, यह हो सकता है आगे से कहीं आप ऐसे भी जा सकते हैं। तो ये सभी अलग अलग पाथ हैं। ये हो गया आपका मान लीजिए P1, P2 और P3। तो ये सभी अलग अलग पाथ हैं, सभी की अपनी अलग अलग डिस्टेंस होती है। इनकी जो टोटल लेंथ होती है, यानी यहाँ से लेके जो पूरा ये रोटेट करके यहाँ तक आया है, ये पूरी जो टोटल लेंथ होती है उसी को आप लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट सिंपल सा कहता है चेंज इन पोजीशन हमको देखना है। इनिशियल यहाँ पे था ए पे, फाइनल बी पे, तो ए से बी तक जो है इसकी जो ये वाली डिस्टेंस होती है इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो आपकी बुक्स में जो है डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वही आपकी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी।
ये वेक्टर हो गया आपका r1 वेक्टर, और आपका ये वेक्टर हो गया इसका पोजीशन वेक्टर जो है r2 वेक्टर। तो A से B तक जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसकी पॉसिबल है और ये जो वेक्टर बन रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को वेक्टर की फॉर्म में हम लोग दिखाते कैसे हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका होता है r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ये कैसे आता है इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे r2 वेक्टर जो है यहाँ पे खींचते हैं, ये हो गया आपका r2 वेक्टर। आपको पता है वेक्टर स्पेस में फ्री होते हैं, यानी कि आप उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए बिना वेक्टर को कहीं भी घुमा सकते हैं। तो मान लीजिए उस वेक्टर को हम उठा के यहाँ तक लाए, ये हो गया आपका r2 वेक्टर। उसके बाद जो है r1 वेक्टर है। अब r1 वेक्टर की अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें, मान लीजिए आपका r1 वेक्टर अगर ऐसे दिया हुआ है, तो अगर हम केवल डायरेक्शन चेंज कर दें, मैग्नीट्यूड सेम रहने दें, तो ये वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, माइनस r1 वेक्टर। तो हम उसको जो है वही डायरेक्शन रखते हैं, केवल डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और मैग्नीट्यूड वही रहने देते हैं। तो यहाँ जब टिप से कनेक्ट करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से आएगा। ये हो गया आपका माइनस r1 वेक्टर। अब आप लोग देख ही सकते हैं कि ये जब इससे कनेक्ट होगा तो ये आपका डी वेक्टर बन रहा है, जो कि उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में यहाँ पे ये दिया गया है। तो ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता है, अगर इसमें ट्रायंगुलर लॉ लगाएंगे वेक्टर एडिशन का, तो वो क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर यहाँ से यहाँ तक, फिर प्लस में माइनस r1 वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर, यानी कि r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट आपका होता है r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। यहाँ पे आप लोग डी वेक्टर को लिख सकते हैं ए बी वेक्टर, r1 वेक्टर को लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर, और r2 वेक्टर को लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का रूल। अब जो है हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे। यहाँ पे ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा 2 - 1 किया जाता है, तो इससे आप लोग ये चीज समझ सकते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल ही किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट में। और ए बी वेक्टर को लिखते हैं तो हम लिखते हैं ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो यहाँ से हमारा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, जब भी ए बी वेक्टर पूछा जाएगा तो अगर हम उसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो हमेशा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर लिखेंगे। यानी कि आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पीछे वाले से हम आगे वाले को माइनस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए पी आर वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के रूप में ब्रेक कीजिए, तो हमेशा पीछे वाले से आगे वाले को माइनस करना है, यानी ओ आर वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए एम एन वेक्टर क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, तो पीछे वाले से आगे वाले को माइनस करना है, यानी ओ एन वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर। क्वेश्चंस में ये सब फॉर्म डायरेक्ट पूछी जाती है, इसीलिए इसको याद रखना जरूरी होता है। अब अगर हम इस पे क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है आपका। ये जो है 3 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये मान लीजिए फिर से जो है 3 मीटर ही है, और यहाँ ये 4 मीटर है। ठीक है। तो कोई पार्टिकल स्टार्ट करता है ओ से, तो वो जाता है ए पे, फिर बी पॉइंट पे, और फाइनली सी पॉइंट पे। तो हमको बताना है टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट
टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्टेंस क्या होता है? टोटल डिस्टेंस टोटल पाथ जो है की लेंथ होती है जो किसी भी पार्टिकल द्वारा पूरा किया जाता है यानी कवर किया जाता है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। आप लोग देख ही सकते हैं कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है तो ये जो साइड हो जाएगी ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। सिमिलरली अगर ये 3 है ये 4 है, सॉरी मीटर में हो जाएगी, तो ये 5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक अगर 10 मीटर है तो ए से लेके बी तक भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। तो यानी कि 5 प्लस 10 प्लस 5, 5 प्लस 10 प्लस 5, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो कवर की गई है किसी भी पार्टिकल, इस पार्टिकल द्वारा, वो कितनी है? 20 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। हमेशा याद रखिएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगी आपकी? 3 प्लस 10 प्लस 3 यानी कि 16 मीटर। इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इसका 16 मीटर। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया। याद रखिएगा ये चीज की जो डिस्प्लेसमेंट होता है, कई बार कुछ एग्जाम्स में जैसे कि नर्सिंग और कई नीट के एग्जाम में भी ये डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ आ गया है कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है डिस्टेंस के। ये लाइन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन में आ चुकी है कि डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ का जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का वो हमेशा लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होता है। इसको समझना आसान है, आप लोग देख ही सकते हैं कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से कम ही आता है। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जैसे मान लीजिए पार्टिकल ए से बी तक गया है 10 मीटर। अब जो है ये स्ट्रेट लाइन पहले से है तो इसमें डिस्टेंस भी 10 मीटर आएगी और डिस्प्लेसमेंट भी जो है 10 मीटर ही आएगा। तो इसी एक केस के लिए ये लगाया जाता है कि बराबर हो जाएगा। बाकी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से हमेशा छोटा ही आता है, किसी किसी केस में बराबर आ जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके डायरेक्ट ये लाइन लिख के आ गई है कि एग्जामों में। तो नेक्स्ट है हम लोग का वेलोसिटी और स्पीड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेलोसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी में आपकी दो वेलोसिटी आती हैं, एक आती है इंस्टेंट वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और दूसरी आती है एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है कि मान के चलिए कि ये दो दीवारें हैं, दो वॉल्स हैं, आप इस साइड में खड़े हैं और उस साइड से जो है कोई जा रहा है, तो आप केवल हल्का सा यहाँ पे इस पोजीशन पे ही उसको देख पाएंगे इधर जाता हुआ। तो यहाँ उस समय के लिए जो उसकी वेलोसिटी होती है उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। असल में होता क्या है, आप किसी भी चीज की वेलोसिटी डिफाइन नहीं कर सकते जबकि आप जब तक आप चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है आपका? वेलोसिटी ही होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपकी वेलोसिटी होती है। तो आप अगर डिस्प्लेसमेंट कब बता सकते हैं? जब आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बता सकते हैं दो पॉइंट पे। अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे इसकी पोजीशन दी हुई है, आप इसकी वेलोसिटी बताइए, तो जब तक आप उसमें चेंज नहीं समझ पाएंगे तब तक वेलोसिटी नहीं बताई जा सकती है। तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या किया जाता है, हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर इस पार्टिकल की इस पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है तो इससे जस्ट पहले यहाँ और जस्ट बाद यहाँ, हम ये दो अलग अलग पॉइंट मानते हैं कि इसके बीच में जो है जो चेंज होगा बहुत ही कम समय अंतराल के लिए, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समय अंतराल को कम किया जाता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए दो पॉइंट हैं, ये है x1 और ये है x2। यहाँ t1 टाइम पे था, यहाँ t2 टाइम पे था। तो जो वेलोसिटी होती है वो आपकी क्या होती है?
x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डेल्टा x बाई डेल्टा t। ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आती है। पर अगर हम बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए मानते हैं, हम टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर देते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि समय अंतराल को बहुत ही छोटा किया गया है, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है, बहुत ही छोटा कर दिया गया है। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी जब हम करते हैं तो यहाँ से आपका v निकल के आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है डी एक्स बाई डी टी, यानी कि बहुत ही कम समय अंतराल के लिए जो पोजीशन में चेंज आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। और जब समय अंतराल बड़ा होता है, डिस्टेंस के 2 पॉइंट हमको मिलते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो याद रखिएगा ये आपका है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला और ये आपका है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है आपका जो बहुत कम समय अंतराल के लिए डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी को हम लोग टाइम से डिवाइड करके निकाल देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिमिलरली जो है स्पीड का भी कॉन्सेप्ट है, जैसे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस था वही आपका वेलोसिटी और स्पीड में भी डिफरेंस होता है। वेलोसिटी आपकी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी, और आपका स्पीड जो है डिस्टेंस की तरह एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से हमको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है अ बर्ड फ्लाइज ईस्ट एट 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 100 मीटर, then its turn around flies at 20 meter per second for 15 second. Neglect time taken for turning, find the average speed and average velocity. तो ये आपका इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं यहाँ से जो है वो जो है बर्ड आपका फ्लाई करना स्टार्ट करता है, 100 मीटर तक जाता है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो यहाँ पे ये आ गया 100 मीटर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, देन इट टर्न अराउंड एट 20 मीटर पर सेकंड फॉर 15 सेकंड। ये यहाँ से यहाँ तक जाता है, उसके बाद घूम के वापस आता है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 15 सेकंड तक फ्लाई करता है। तो मान के चल रहे हैं कि ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो हम लोग पहले इसका क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो दी हुई है 100 मीटर, वापस आने की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड को टाइम से अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 और 20 का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, 300। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये वाली डिस्टेंस है ये कितनी है, 300 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के लिए हम इधर से यहाँ पे टाइम भी निकाल लेते हैं। इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में उसको कितना टाइम लगा होगा, तो 100 मीटर अगर वो 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है तो 100 मीटर जाने में इसको कितना लगा होगा, 10 सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी, ध्यान दीजिएगा, 100 गया यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद वापस आया है 300 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 100 प्लस 300 अपॉन टोटल टाइम, जाने में उसको लगा है 10 सेकंड प्लस वापस आने में उसने लगा है 15 सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका 400 डिवाइडेड बाई 25, यानी कि कैंसल आउट होके कितना हो जाएगा ये 16 मीटर पर सेकंड।
ये है इसकी एवरेज स्पीड। नेक्स्ट आपका कह रहा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? डिस्प्लेसमेंट आप लोग समझते ही हैं कि इनिशियल और फाइनल के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, स्टार्ट यहाँ से किया था, खत्म यहाँ पे किया है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक 300 है टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक 300 है टोटल, जिसमें से ये 100 माइनस कर देंगे तो ये बच रहा है आपका 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 200 मीटर डिवाइडेड बाई 200 मीटर आपका आएगा माइनस में, उसके बाद जब डिवाइडेड करेंगे कितने से? टोटल टाइम से। टोटल टाइम लग रहा है 25, तो ये कितना आ जाएगा आपका? -8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे माइनस कैसे आता है? क्योंकि हम लोग जो है 100 माइनस 300 करेंगे तो -200 आता है। माइनस की कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से क्या पता चल रहा है कि ये ट्रेवल कर रहा है 8 मीटर पर सेकेंड इन द वेस्ट डायरेक्शन। क्योंकि हमने बताया था वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर ये पॉजिटिव आता तो यानी वो ईस्ट में ही ट्रेवल कर रहा होता, क्योंकि हमने ईस्ट को ही पॉजिटिव माना है, और चूंकि माइनस आया है तो यानी कि वो वेस्ट डायरेक्शन में प्रेजेंट टाइम में ट्रेवल कर रहा है। तो ये हो गया आपका सॉल्व। एवरेज स्पीड जो है आई है 16 और एवरेज वेलोसिटी आई है -8। आप यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि जो आपका एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट की तरह वो भी जो है एवरेज स्पीड से हमेशा कम या उसके बराबर ही आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पार्टिकल मूव्स विथ स्पीड v1 along a particular direction. After some time it turns back and reaches the starting point again with the speed v2. एक पार्टिकल है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पार्टिकल है A, एक पार्टिकल है जो कि A से ट्रेवल करना स्टार्ट करता है और v1 स्पीड के साथ जाता है, और आफ्टर सम टाइम, मान लीजिए t टाइम के बाद, वो B पॉइंट पे पहुंचता है और यहाँ से वापस जो है वो आ जाता है और A पॉइंट पे आ जाता है, और वापस आते समय जो है इसकी स्पीड थी v2। कह रहा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो सॉल्व करते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है आपका? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये काफी आसान क्वेश्चन है। इनिशियली भी ये ए पे था और वापस लौट के भी ये ए पे ही आ गया है, यानी ए से स्टार्ट करके गया और वापस जो है ए पे ही आ गया, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाता है 0, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी? 0। नेक्स्ट है आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए आप लोग क्या करेंगे? हम मानते हैं कि ए से बी तक जाने में उसको जो है टाइम लग रहा है t1, और बी से ए तक आने में उसको जो है टाइम लग रहा है t2, और टोटल जो है डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस लेट मान रहे हैं, टोटल डिस्टेंस जो है उसकी कितनी है? स्मॉल t। तो आप लोग ने क्लास 8 में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमने आज भी पढ़ा, पहले भी पढ़ रखा है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस एट डी, ए से बी तक जाने में इसकी स्पीड क्या थी? v1, और t2 जब यानी कि b से a तक वापस आने में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, स्पीड हो जाएगी v2, तो d अपॉन v2।
अब जो है हम लोग निकालेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, वो इसको डी लिखते हैं। अगर ये पार्टिकल ए से बी तक जाके डी डिस्टेंस कवर कर रहा है और वापस बी से ए तक आ रहा है तो सेम डिस्टेंस कवर करेगा 2 बार, तो इसकी टोटल जो डिस्टेंस हो जाती है वो हो जाती है 2d अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है, जाने में t1 लग रहा है और वापस आने में t2 लग रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, 2t अपॉन t1 प्लस t2। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2d अपॉन t1 हमने क्या निकाला है, d अपॉन v1, d अपॉन v1 प्लस t2 हमने क्या निकाला है, d अपॉन v2। यहाँ से d कॉमन ले लेंगे तो d आ जाएगा 2d अपॉन, d कॉमन लेने पे 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। यहाँ d से d कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 अपॉन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा तो लिख सकते हैं 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये आ रही है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इसकी आ रही है 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं जिसमें आप लोग को किसी एक टर्म को यानी डिस्टेंस, टाइम या स्पीड में से किसी एक को दूसरे के फॉर्म में लिखना होता है और बाद में उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे डी के फॉर्म में हमने लिखा और बाद में उसको एलिमिनेट करवा दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि अगर हम ग्राफ की बात करेंगे, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं ग्राफ में जो आपकी वेलोसिटी होती है, वैसे हम लोग ग्राफ को अलग से पढ़ेंगे पर अभी के लिए इतना ध्यान दे दीजिए। जैसे ये ग्राफ है, ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो टेंजेंट होती है उस पॉइंट के। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। वैसे हम इसको ग्राफ में बाद में भी कवर कर लेंगे, तो बाद नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा ग्राफ वाला। अभी के लिए हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, एक्सेलरेशन की डिफिनेशन सभी को याद रहती है, ये वाली, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेलोसिटी में जो है समय के साथ जो चेंज हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। हमने बताया ही था कि चेंज का मतलब होता है डेल्टा, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि वेलोसिटी में चेंज डेल्टा वी इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और सिमिलरली टाइम में चेंज t2 माइनस t1। तो एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। एवरेज एक्सेलरेशन के अलावा अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की हम बात करें तो सिमिलरली जो अभी पहले कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम वही करते हैं कि एक्सेलरेशन अगर इंस्टेंट पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे। लिमिट में टाइम को बहुत छोटा करने के लिए डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से डेल्टा वी बाई डेल्टा टी यानी कि ए इक्वल्स टू, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका डी वी बाई डी टी। तो एक्सेलरेशन जो है अगर एवरेज है तो ये होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और अगर इंस्टेंटेनियस है तो वो होता है डी वी बाई डी टी। हमने डी वी बाई डी टी पढ़ रखा है। डी वी बाई डी टी जो है के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे हमने v के बारे में अभी पढ़ा था कि v को हम लोग लिख सकते हैं
dx/dt या फिर ds/dt, जो आपको सुटेबल लगे। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, d/dt, और v की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं dx/dt। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या जाएगा, d2x/dt स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव। ठीक है, ये आपका होता है डबल डेरिवेटिव। अच्छा, यहाँ से एक और फार्मूला जो है एक्सीलरेशन का आता है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा चेन रूल लगाना चाहें और इनटू में dx करना चाहें, तो यहाँ से चेन रूल लगाने से क्या आ जाएगा, ये यहाँ ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका dv/dx इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका dx/dt, जो कि dx/dt क्या होता है, v इंटू dv/dx। तो एक्सेलरेशन जो है हम निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन में हमारे पास तीन फॉर्मूले आते हैं एक्सेलरेशन के, अगर वो इंस्टेंटेनियस है तो। पहले तो हम लोग एवरेज की बात करें तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t2 माइनस t1, ये हो गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन। उसके बाद जो है आपका नॉर्मल इंस्टेंटेनियस क्या आता है, dv/dt। इसके अलावा आप लोग डबल डेरिवेटिव करके निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आ जाता है d2x या फिर d2s अपॉन dt स्क्वायर। यहाँ से एक और फॉर्मूला आ जाता है v इंटू dv/dx। जो ये तीन फॉर्मूले आ जाते हैं जो एक्सेलरेशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक्सेलरेशन आप लोग देख ही सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये है कि वेलोसिटी में चेंज को ध्यान से देखना होता है। कुछ लोग को लगता है कि अगर किसी की स्पीड बहुत तेज है, यानी कि कोई बहुत तेजी से निकल रहा है, तो यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब चेंज होता है, फास्ट नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चेंज से मतलब है, यानी कि अगर पार्टिकल ए पे जो है उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और बी पोजीशन पे स्पीड उसकी है 40 मीटर पर सेकंड, तब हम कहेंगे कि पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। ना कि वो बहुत तेज़ी से, अगर यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है, तब हम नहीं कहेंगे कि वो एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी देखा जाता है टाइम के रिस्पेक्ट में। अच्छा, एक्सेलरेशन जो है इंस्टेंटेनियस और एवरेज के अलावा जो है एक्सेलरेशन में आपको ये ध्यान रखना होता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। जो आपका एक्सेलरेशन होता है ये आपका पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। जो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो इसको हम लोग नाम देते हैं रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन को। और बाकी आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन पता ही है। निगेटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को आप लोग समझ ही सकते हैं कि हम अपनी स्पीड बढ़ाते रहते हैं। निगेटिव एक्सेलरेशन में आप लोग जैसे अचानक से अगर ट्रक के सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसको ब्रेक मारना पड़ता है, तो वो अपनी स्पीड लगातार कम करता रहता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पे आप लोग रिटार्डेशन का केस देखेंगे। ये हम लोग आगे देखेंगे। बाकी इस पर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। हाँ, ये जो न्यूमेरिकल है ये आपके आज के सारे कॉन्सेप्ट का समअप है। तो हम लोग इस न्यूमेरिकल को करके देखते हैं। कह रहा है द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, एक्स एक्सिस में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी पोजीशन आपको दी हुई है 5t² माइनस 4t प्लस 20। ये उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए एक फंक्शन दिया है जो कि आपका फंक्शन t के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, x ऑफ t दिया है आपको 5t² माइनस 4t प्लस 20। कह रहा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम दिया है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम पता कर लेंगे कि जो है ये t इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो है पार्टिकल कहाँ पे था। तो यहाँ पे आप लोग 1 रख देंगे,
तो ये हो जाएगा 5 माइनस इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 20। यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 4 प्लस 20, यानी कि ये आ जाएगा 21 मीटर। 1 सेकंड पे इसकी पोजीशन क्या थी, x जो है 21 मीटर था, तो इसको x1 मान ले रहे हैं। x2 यानी जब 3 सेकंड टाइम हो रहा था तब इसकी पोजीशन निकाल दे रहे हैं, तो 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 20। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 5 जा 45 माइनस ये हो जाएगा 12 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 33 प्लस 20 यानी कि 53 मीटर। अब आप लोग निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 53 माइनस 21 अपॉन 3 माइनस 1, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2, 16 मीटर पर सेकंड। 16 मीटर पर सेकंड जो है इसका आंसर आ जाएगा। 16 मीटर पर सेकंड, ये हो गया। सेकंड वाला क्या कह रहा है, बी वाला, ये तो पार्ट ए था। बी कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी, वी टी निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टी एंड इट्स वैल्यू एट टी इक्वल्स टू 3 सेकंड। तो वेलोसिटी निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, यानी कि डी बाई डी टी और एक्स क्या दिया है आपको 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 20। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। जितने लोग को डिफरेंशिएशन का रूल नहीं पता है, अभी के लिए हम लोग बहुत सिंपल सा समझ ले रहे हैं, बाद में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन को डिटेल में, कि नंबर डिफरेंशिएशन के हमेशा बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे नंबर को बाहर लिख देते हैं, डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ 20। यहाँ पे बाहर इसको क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि जो नंबर होता है केवल, यानी कोई कांस्टेंट होता है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका 0 हो जाता है। बाकी अगर हम सिंपल से पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसकी जो पावर है वो आगे आ जाती है और एक कम कर दिया जाता है लिखते समय। तो 5 इंटू पावर आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा 2, और वेरिएबल को लिखते समय उसमें से पावर कम कर दी जाती है। एक तो 2 है तो 1 हो जाएगा, तो 1 तो लिखते नहीं है, माइनस 4, टी की पावर 1 है, आगे आएगा 1 और ख़त्म करने पे माइनस करने पे 0 आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है इसका। तो यहाँ आ जाएगा 10t माइनस 4। तो ये है आपका वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टी। अब कह रहा है कि इसकी वैल्यू बतानी है t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे, तो v ऑफ 3 बताना है। तो यहाँ से आ जाएगा 10 इंटू 3 माइनस 4, यानी कि 30 माइनस 4, आंसर क्या आ जाएगा आपका 26 मीटर पर सेकंड। ये जो है आपका आंसर हो गया सेकंड वाले का, v ऑफ t 10t माइनस 4 और v ऑफ 3 क्या जाएगा आपका 26। तो सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे हमको एक्सेलरेशन बताना है। हमने अभी बताया एक्सेलरेशन अगर किसी भी पॉइंट पे बताना हो, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताना हो, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा d बाई डी टी। अब हमको जो है v पता चल गया है, v क्या है आपका 10t माइनस 4, क्या जाएगा 10t माइनस 4। a इक्वल्स टू हमने बताया नंबर बाहर आ जाता है, d बाई डी टी ऑफ t माइनस d बाई डी टी ऑफ 4। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है 0, तो यहाँ से एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। उसके बाद जो है कह रहा था एक्सेलरेशन एट 2 सेकंड, पर यहाँ पे हम लोग देख ही सकते हैं कि ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टी का कोई भी टर्म यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यानी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी कि टाइम डिपेंडेंट नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो ये इसमें चाहे t इक्वल्स टू 3 लिखा हो 4 लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन पूरे मोशन में कांस्टेंट ही है।
अब जो है लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट पे कब होगा। तो कोई भी चीज रेस्ट पे कब होती है, जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो हमको पता है वेलोसिटी इन फंक्शन ऑफ टी कितनी है, 10t-4। वेलोसिटी को हम जीरो कर देंगे, जब जीरो होगा तभी जो है आपका पार्टिकल रेस्ट पे होगा। तो यहाँ से आ जाता है 10t=4, t=4/10, यानी t=0.4 सेकेंड। 0.4 सेकेंड पे जो है आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी और पार्टिकल आपका रेस्ट पे आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे कि ग्राफ जो है कैसे सॉल्व किया जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तब तक के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।